अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कल से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल का आगाज़ होगा और जितना भी इस वक्त पार्टीज़ हैं इस टाइम जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अपनी फुल ऑन तैयारियों में लगे हुए हैं। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन उनकी स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है, हालत बिल्कुल उनकी गैर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ केओस, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का नहीं, अपने केसेस का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है, उसको कलअदम करार देना है नहीं देना है। उनका इंतखाबी निशान इस टाइम जो खतरे में पड़ा हुआ है, जो इलेक्शन कैंपेन उनकी ऑलमोस्ट डेड है, कम्प्लीटली डेड हो जाएगी इन सारी चीज़ों के बाद। सब पार्टीज अपनी जहां पर इलेक्शंस की इस सारी चीज़ पे फोकस कर रही है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज कहा है कि जी 32 सवाल उन्होंने दिए हैं उनको कि इनके जवाब जो है ना आप हमें बाय ट्यूसडे मंगल तक जी है वापस ला के दें। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने आगे से उनसे कहा कि क्या यही चीज़ और यही सवाल और यही सब कुछ बाकी सारी पार्टीज के साथ कर रही है इलेक्शन कमीशन, जिस हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखा हुआ है। तो क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? क्या सच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा जो है जुल्म हो रहा है, उनको सच में दीवार से लगाया हुआ है, या सब पार्टीज इन्हीं प्रोटोकॉल से गुजरती है और ये कोई अनोखी बात नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम जिस तरह का सलूक हो रहा है, क्या वो एबनॉर्मल है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं कहती हूँ मत बात किया करें जी आप इस जुल्म की और इस फेवरेटिज्म की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे इस टाइम गुजर रही है, जो उनको इस टाइम इतने दुख हैं, जिसके ऊपर वो बोलते हैं कि हम जो है बाइकआउट ही करना हमारे पास, मुझे हमें लग रहा है ऑप्शन रह जाएगी एंड पे। तो इस बारे में इतना मत रोया करें, क्योंकि आप एक टाइम था कोई 2 साल पहले तक जब आप इस सारी सिचुएशन में नहीं थे और एक दूसरी पार्टी थी जिनको इन चीज़ों से गुजारा जा रहा था और आपके थ्रू गुजारा जा रहा था। एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट PMLN, उनको कॉर्नर किया हुआ था, उन पे ये सारे मसले आ रहे थे। उनके जो है ना ये बाइस्ड किस्म का बिहेवियर उनके साथ था। तो आप इस वक्त इस बारे में जब क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगर आज वो गन उसकी तरफ पॉइंट है तो वो गन आपकी तरफ भी किसी दिन पॉइंट हो सकती है। ये एक मेरा ख्याल है दूरअंदेशी होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं रखी। और उनके साथ ज़्यादा बुरा अगर आप कहें कि जी ज़्यादा इनके साथ मसला आ रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत लेट्स एडमिट द फैक्ट कि एक एग्रेसिव जमात है। एग्रेसिव नॉट एज इन लाइक कि बड़ी शिद्दत पसंद और टेररिस्ट जमात के तौर पे बात नहीं हो रही। एग्रेसिव एज इन वेरी इमोशनल, बहुत प्रैक्टिकली इमोशनल है। इनके अंदर सुकून ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। इस लिहाज से बात हो रही है कि अगर इनके साथ आप इलेक्शंस बाहर ला के करेंगे और आप ये हार जाएंगे तो धांधली का जो आपके ऊपर टैग लगेगा और उसके बाद जो इनके प्रोटेस्ट शुरू होंगे, अगर आप इस सारी चीज़ों को खुला छोड़ दें तो उसके ख़तरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देन अगेन बार बार इस चीज़ को मैं मेंशन कर रही हूँ कि इसका रेफरेंस बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2013 और 2018 में दे वर मेंट टू क्लीन स्वीप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन स्वीप करना चाहिए था, उन्होंने क्लीन स्वीप नहीं किया था, नॉट इवन इन 2018। तो इस टाइम तो 9 मई के बाद और बहुत सारी और मल्टीपल चीज़ों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी आई हुई है। ये एक फैक्ट है। कितने लोगों ने वर्चुअल जलसा उनका ज्वाइन किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जरा रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर बात कर लें तो आपको पता लगेगा कि पॉपुलैरिटी में कमी आई है। मौके मिले थे उनको बहुत अच्छे अच्छे। आपकी ये जो ज़्यादा इश्यूज इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि इनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की और सिविल गवर्नमेंट को इन जनरल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करने की, जो इन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं किया। उन मौक़ों को इन्होंने कम्प्लीटली ज़ाया करके बिन में फेंक दिया और उसका फिर रिजल्ट जो है आप भुगत रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि आपके साथ सिंपैथी की जाए या मातम किया जाए बैठ। खैर जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो 13 जो है दरख्वास्तें इस टाइम उनके अगेंस्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अगेंस्ट सबमिट हुई नहीं है ना, अकबर एस बाबर समेत उनकी समाअत की और उन्होंने फैसला महफूज कर लिया जी। उसका फैसला वो सुना देंगे बाय ट्यूसडे मुझे लग रहा है, जब उन्होंने मुझे 32 सवाल फिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है ना कि ला के दें फिर हमें,
मंगल को, तो मुझे लगता है उसी दिन शायद उसका फैसला सुना दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है या नहीं। इसका रिजल्ट बड़ा स्वयं होने वाला है। इन सारी चीज़ों में यही हालात हैं कि अगर आप इनका रिजल्ट वही आए और वो फंस जाएं तो बाइकआउट करने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना लगता यही है कि और रास्ता कोई रह नहीं जाएगा। जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वो पेश हुए, जिसमें वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के तहत 20 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था और उस पर अमल किया गया। आम इंतखाबात भी लोग बिला मुकाबला होते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है और इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं होती। दरख्वास्त गुजारों के पास तो कोई पैनल ही नहीं था। 5 रंगों के फॉर्म पर पार्टी दफ्तर में मौजूद थे वो, जिस पर मेंबर सिंध ने मुस्कुराते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजारों को तो एक रंग का फॉर्म भी नहीं मिला। ये आपको पहले जब अकबर एस बाबर ने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था जी मैं उधर भी गया हूँ और फाउंडिंग मेंबर हूँ मैं पीटीआई का, और हर जगह जाके उनके इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में भी जाके मैं ढूंढता रहा हूँ तो मुझे कोई फॉर्म, वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टाइम जी के कागजात नामजदगी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए चेयरमैन की कहाँ सबमिट करवानी है। तो मुझे नहीं बस एक बात पता कि हर वक्त अपने आप को फाउंडिंग मेंबर क्यों कहते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इस टाइम घेरा तंग हो रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान जो इस टाइम केयर टेकर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि जी हमसे बल्ले का निशान ले लेना इस टाइम धांधली के मुतरादिफ है। 22 दिसंबर से पहले हमारा पार्टी सर्टिफिकेट हर सूरत में बहाल हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट बहाल ना हुआ तो हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुतासर हो सकते हैं। बात देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा हुआ। मुकालमे में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार पीटीआई के मेंबर नहीं है। अली जफर बोले जी हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें देने वालों में कोई पार्टी का मेंबर नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो इतराज नहीं कर सकता। सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह किया कि यहाँ इलेक्शन कमीशन का हुक्म ज़ेर बहस नहीं है। मेंबर कमीशन ने इस तफसार पर अली जफर का कहना था कि हर पार्टी का इलेक्शन एक ही जगह होता है। पीटीआई इलेक्शन शेड्यूल मीडिया में आया, चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, आप तो जलसे भी नेट पर रखते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन में जी कह के लग गई नहीं कि आप अपना फॉर्म भी जरा नेट पे रख देते, आपको तो जलसे भी वर्चुअल होते फिर रहे हैं। अब बात वहीं आ जाती है कि क्या इनके पास एंड पे बाइकआउट ही ऑप्शन रह जाएगा क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को बाइकआउट करने का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या इफेक्ट आएगा सारी पार्टीज पे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि वो ब्लैकमेल कर सके किसी को भी, जो स्ट्रेट बात है। इस तरह से उनको इस टाइम डिस्टेबलाइज कर दिया गया है और मैं डन अगैन इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका मैं कहूँगी जिम्मेदार, क्योंकि आप सियासत में या दुनिया की किसी भी चीज़ में इस तरीके से नहीं चल सकते कि आप ये सोचें कि जी मैं इसी टॉप पे हमेशा रहूँगा, इससे नीचे नहीं मैं आने वाला। और इस तरह की मेंटालिटी में आप फंसते हैं क्योंकि जब आप नीचे आते हैं, क्योंकि आप आएंगे ही और आप रियलाइज करते हैं अच्छा यार मैं भी बस एक और मोहरा ही था और मेरे साथ भी अब बुरी हो रही है, अब मैं किधर जाऊँ। अब जी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान से हट के, और वो है माइनॉरिटी राइट्स का आलमी दिन मनाया गया है और उसमें जो नाम टॉप पे था वो कोई ख़ास सरप्राइजिंग नहीं था, वो था जी भारत का, इंडिया का। आपको भी आई एम श्योर कोई ख़ास शौक वगैरह नहीं लगा होगा। सिख राइट्स जब हुए थे 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, तब उसमें कोई 17,000 सिखों को मार दिया गया था। एंड इट्स नॉट जस्ट किल्ड देम और समथिंग लाइक दैट, वायलेंटली किल्ड देम। पुलिस उस टाइम पे उन्हें ऑर्डर्स थे, वो बाय चॉइस बैठी हुई थी कि जी कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं करनी, फ़ोन्स अपने साइड पे रख दें। जो जेल से क्रिमिनल्स थे उनको रोड्स के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया था कि यू कैन ईदर बर्न सिक्स अलाइव, उनके घर जला दें, शॉप्स जला दें, जिस वायलेंट तरीके से आप उन्हें मारना चाहते हैं और मार सकते हैं आप उन्हें मारें। ये हालात उस टाइम हुए थे और ये इंडिया अपने टाइप की एक अकेली कंट्री है कि जहाँ पर 4 तरह की माइनॉरिटीज़ रहती हैं और चारों सफ़र करती हैं, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और दलित्स हिंदुओं की ही लोअर कास्ट होती है। इंडिया उनका जो मज़हब है हिंदू, उसमें ही कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या, वो कास्ट सिस्टम के ऊपर ही बना हुआ उनका मज़हब। ऐसा नहीं है कि जी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चीज़ मौजूद है, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द रिलीजन।
उनमें कास्ट सिस्टम पे बहुत बिलीव होता है। पाकिस्तान में जो कास्ट सिस्टम चलता नजर आएगा ना आपको कहीं पे, तो वो बेसिकली इंडिया से ही आया हुआ है हमारे अंदर, क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा कास्ट ये कलर क्रीड की बेस के ऊपर किसी के ऊपर सुपीरियॉरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा बिलीफ नहीं है। अब ये दलित जो हिंदूज ही हैं उनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट्स जो है उनका वो इंतहाई ख़राब है कि हर 10 मिनट में वहाँ पर एक दलित के साथ वायलेंस का एक जो है ना वायलेंट एक्ट कमिट होता है। 60,000 जो है क्राइम्स वो रिपोर्ट किए गए हैं दलित्स के अगेंस्ट। और सबसे इसमें बुरी और सैड चीज़ ये है कि जब आप इसकी कोई FIR दर्ज करवाएंगे ना पुलिस में जाके इंडिया में, तो वो इसके बारे में कुछ नहीं करते। दे डोंट टेक इट सीरियसली, दे थिंक कि ये वर्थ इट नहीं है उनका टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया जाए जब कोई दलित वहाँ पर अपना केस लेकर आता है। 2022 में 21 अप्रैल में 50,000 घर मुसलमानों के वो डिमोलिश कर दिए गए थे हैदराबाद में। 2023 में 400 इंसिडेंट्स हुए थे वायलेंस के अगेंस्ट क्रिश्चियंस, और जी डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में, कोई 23 डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में। 25 अगस्त में इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ने हंड्रेड्स ऑफ क्रिश्चियंस वर किल्ड और उनके 600 गांव उन्होंने जला दिए थे। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सारी बातें जो मैं अभी बता रही हूँ ये सिर्फ आपको थोड़े से नंबर्स हैं और थोड़े से केसेस हैं। इनकी इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करने बैठे तो ये टाइम भी बहुत कम है और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना अपसेट होगा। क्योंकि अभी आप रोज़ रोज़ ये चीज़ें देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि मुसलमानों के साथ के उनके जो एक्ट्स आप देखते हैं कश्मीर के, और जो अभी अयोध्या में जो वो टेम्पल बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद गिराई थी उस जगह के ऊपर वो टेम्पल बना रहे हैं, तो ये जो हरकतें हैं इनसे आपको अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि इंडिया का जो मिजाज है इन सारी चीज़ों को लेके और माइनॉरिटीज़ को लेके क्या है। एंड देन अगेन आई एम सेइंग कि आप ये याद रखें कि 4 डिफरेंट माइनॉरिटीज़ रहती हैं उस मुल्क के अंदर। ये शायद पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि इंक्लूसिव सोसाइटी के लिहाज से जी अमेरिका वगैरह ये सारे मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह की सेकुलरिज्म इंडिया क्लेम करता है अपने टाइप का ये अकेला ही मुल्क है। और 4 डिफरेंट माइनॉरिटीज़ को इल ट्रीट करना ये एक टैलेंट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि एक बदतमीज़ी की और गैर इंसानी बिहेवियर की कोई मिसाल ही बने फिर रहे हैं वो लोग इस वक्त। ये बात कि जो दलित्स के बारे में अभी मैं आपको बात बता रही थी कि हर 10 मिनट में क्राइम कमिट होता है, ये 2012 की रिपोर्ट है, यानी कि अभी मोदी नहीं आया था। 2014 में मोदी साहब आए थे, उससे ऑनवर्ड अभी तक वो चिपके पड़े हैं अपनी कुर्सी को। तो उनके आने के बाद ही तो सारे मसले शुरू हुए माइनॉरिटीज़ के साथ असल में, ठीक है, दलित्स के साथ, चाहे वो मुस्लिम क्रिश्चियन या सिख है, उन सबके साथ मसले मोदी साहब के बाद ज़्यादा शुरू हुए, उससे पहले भी थे। तो अगर 2012 में ऐसे है तो मेरा ख्याल है इस टाइम तो दलित्स के साथ हर मिनट में कोई 2 वायलेंट एक्ट्स कमिट हो रहे होंगे। अच्छी चीज़ इस सारे में पता है क्या, वो ये है कि आई एम ग्लैड इंडिया ने US और कनाडा में ये जो मर्डर अटैम्प्ट्स किए हैं और ये जो सब कुछ किया है, ये अच्छा ये है कि एक्सपोज हो गए हैं। ये इनको लगता है कि ये ओन करते हैं हर चीज़ और जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस तरह मोदी साहब के अगेंस्ट BBC ने एक एंटी मोदी किस्म की डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, वो एंटी मोदी थी नहीं, वो रियलिटी दिखा रहे थे कि जी ये चीज़ें जो है ना मोदी गवर्नमेंट में हुई हैं। तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने जी BBC की जो ऑफिस है वो रेड कर दिया, जाके चीज़ें तोड़ दी कि डिलीट करो, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की। वो एलन मस्क के पीछे पड़े में एक ट्विटर के ऊपर या X ऐप के ऊपर बैन करें एक छोटी सी ट्वीट भी अगर मोदी साहब के अगेंस्ट होती है, तो वो समझते हैं कि हम हर जगह जो है ना उसको ओन करते हैं, हमारा जो दिल करे जब दिल करे हम वो कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस वन एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग कि उन्होंने खुद को काफ़ी एक्सपोज कर दिया और अमेरिका के वो रडार में है इस टाइम कि जो इनकी हरकतें हैं उनको लेके कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और ना करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।